अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी दूसरी क्लास जिसमें हम लोग ये देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि प्लेटो की जो फिलॉसफी है उसका कंटेक्स्ट क्या है। अ, उसकी फिलॉसफी इन्होंने किस सिचुएशन में दी और क्यों इम्पोर्टेंट है। सिलेबस और पेपर के डायसेक्शन के साथ साथ हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी। सो अभी देखते हैं कि प्लेटो पे लाइकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से होंगे। और ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी समझें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस होंगे प्लेटो पर वो होंगे इनके आइडियल स्टेट पर, कि इनका आइडियल स्टेट क्या है। या तो इनकी बुक द रिपब्लिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इनका एक कंसेप्ट है कि द फिलोसोफर किंग, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा जी, जब भी इन तीनों में से किसी एक पर क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो आइडियल स्टेट लिखा हो या द रिपब्लिक लिखा हो या फिलोसोफर किंग लिखा हो, सबका आंसर सेम ही होता है। लेकिन स्टार्ट करना डिफरेंट होगा। फिलॉसफी प्लेटो के रिलेटेड हम लोग इस लेक्चर में जितना भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा, जो भी जिस टाइप का भी प्लेटो पर क्वेश्चन आएगा, हम उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। रीज़न क्या है? जब प्लेटो का हम आइडियल स्टेट पढ़ेंगे तो प्लेटो के आइडियल स्टेट में जस्टिस भी होगा, एजुकेशन सिस्टम भी होगा, कम्युनिज्म भी होगा, फिलोसोफर किंग भी होगा। अगर इंडिविजुअली फिलोसोफर किंग पर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिलोसोफर किंग बनने से पहले इन सारे फेजेस से गुजरना होगा। और जब इन सारे फेजेस से गुजर जाते हैं फिलोसोफर किंग बनते हैं तो भी उसका यही मतलब है। लेकिन अगर एजुकेशन पे क्वेश्चन आ जाए, फिलोसफी प्लेटो के एजुकेशन पर, तो जो एजुकेशन है वो किस लिए है, प्लेटो का कंप्लीट सेटअप ये है कि वो फिलोसोफर किंग बना ले। इसीलिए अगर प्लेटो के इन चीज़ों में से किसी एक पर भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो प्लेटो के जस्टिस सिस्टम पर आ जाए, चाहे वो एजुकेशन पे, कम्युनिज्म पे या फिलोसफर किंग पे, सारा कंटेंट सेम ही है और सारी चीज़ें आइडियल स्टेट में इंक्लूडेड है। अब चलिए, यहाँ तक तो बात ठीक है कि आइडियल स्टेट में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर रिपब्लिक पर क्वेश्चन आ जाए तो फिर इन चीज़ों का क्या लेना देना। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिपब्लिक इनका वर्क है, इनका कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस को। और इस स्क्रिप्ट में रिपब्लिक की मल्टीपल बुक्स है, वॉल्यूम्स है, सीरीज है। इन बुक्स में इन्होंने यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि प्लेटो का आइडियल सिस्टम क्या है। सो अगर रिपब्लिक पे क्वेश्चन आ जाए, रिपब्लिक इनकी बुक है, हम स्टार्ट लेंगे कि बुक है, लेकिन इस बुक के जो चैप्टर्स है या वॉल्यूम्स हैं वो डिवाइडेड है किन चीज़ों में। वो डिवाइडेड है इन चीज़ों में कि हम लोग, ओके जस्ट वेट, मसला आ रहा है मेरे इंटरनेट में। मैं ज़रा इंटरनेट को चेंज कर लेता हूँ। ओके जी, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो प्लेटो के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ जाए, चाहे वो आइडियल स्टेट पे हो, चाहे द रिपब्लिक पे हो, चाहे फिलोसफर किंग पर हो, सब में कंटेंट सेम ही होगा। देयरफॉर इट इज़ वेरी इजी। हम लोग ये समझते हैं, स्टार्ट करते हैं कि प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है। जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है उसका बुनियाद क्या है? उसका बुनियाद है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जब हम प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस समझेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें ऑटोमेटिकली आइडियल स्टेट का समझ आ जाएगा। अब आइडियल स्टेट क्या है और हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एथेंस में जो सिस्टम था वो था डायरेक्ट डेमोक्रेसीज। और जब जंग हुई और इन्होंने जंग हारी तो उसके बाद प्लेटो ने कहा कि इसका सारा रीजन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसलिए मैं अपना कंसेप्ट देता हूँ जो कि है आइडियल स्टेट का। और आइडियल स्टेट को समझेंगे और इसी को रिप्लेस करेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को आइडियल स्टेट से रिप्लेस करेंगे, जिसमें जिसका कंसेप्ट, जिसका बुनियाद होगा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अब क्या प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और क्यों प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है क्या, पहले इसको देखते हैं। या इसको थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या था? इसमें ये होता था कि जो बंदा होगा उसकी जो स्पेशलाइजेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि ये फंक्शनल स्पेशलिस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे ही एग्जांपल दूँ अदर देन फिलोसफी, कि एक मैकेनिक को मैकेनिक का काम ही करना होगा, एक मैकेनिक डॉक्टर नहीं बनेगा।
जिस तरह पाकिस्तान में सिस्टम है कि यानी कि कोई भी कुछ भी पढ़ के आके किसी भी चीज़ का वजीर बन जाता है और या तो प्राइम मिनिस्टर या सदर बन जाता है, वो कहते थे कि इस तरह नहीं होगा। जो किंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक फिलोसोफर होगा, जिसको इन्होंने नाम दिया था फिलोसोफर किंग। और अदर देन फिलोसोफर कोई भी आकर किंग नहीं बन सकता। तो इन्होंने कहा कि जो मिलिट्री के लोग होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो रूलर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब इसी को ये नाम देते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस किस चीज पर बेस्ड है? थ्योरी ऑफ जस्टिस बेस्ड है फंक्शनल स्पेशलिस्ट पर, कि व्हेन एवरीबॉडी इन एन आइडियल स्टेट परफॉर्म्स ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू हिज डोमिनेंट इंस्टिंक्ट। अब प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि हर इंसान के सोल में पार्ट्स है, और ये सोल डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में। थ्री पार्ट्स तो हर इंसान में है, लेकिन ये जो थ्री पार्ट्स है, इनमें से एक डोमिनेंट पार्ट होता है, जबकि बाकी पार्ट्स डोमिनेंट नहीं होते। अब जो डोमिनेंट पार्ट है वही इसका इंस्टिंक्ट बताएगा, और वही इंस्टिंक्ट इसका, इसके इंस्टिंक्ट से हम इनको सोसाइटी में या स्टेट में रोल देंगे। तो इन्होंने कहा कि थ्री टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट होते हैं हर पर्सन में। वो थ्री टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स कौन से होते हैं? पहले ये देखते हैं कि कौन से पार्ट्स होते हैं। उसमें एक पार्ट है रेशनल पार्ट, एक पार्ट है स्पिरिटेड पार्ट, और एक है एपिटिट्यूड पार्ट। ये हर इंसान में है, इन्होंने कहा, प्लेटो ने कहा, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है। अब इन्होंने कहा कि जो जिनका रेशनल पार्ट एक्टिव होता है उनमें रीजंस होता है, उनमें विजडम ज्यादा होता है। जिनका स्पिरिटेड पार्ट डोमिनेंट होता है उसमें स्पिरिट और करेज होता है, और जिनका एपिटिट्यूड पार्ट होता है ज्यादा डोमिनेंट, उनमें एपिटाइट और लस्ट ज्यादा होता है। अब देखते हैं हर पार्ट को अलग अलग। इन्होंने कहा कि रेशनल पार्ट क्या है? पार्ट ऑफ ह्यूमन सोल दैट आंसर्स इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस। यानी कि रेशनल पार्ट ह्यूमन का वो पार्ट है जिसके थ्रू वो रैशनल क्वेश्चंस आंसर करते हैं, जिसमें जिसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग लाजमी है, जिसके लिए क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी है, जो सोक्रेटिक क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, वाई हाउ को आंसर करते हैं। ये पार्ट होता है रेशनल पार्ट। और ये पार्ट जिनमें होगा वो रूलर्स होंगे या किंग होगा, जिसको हम फिलोसफर किंग कहते हैं। फिर इसी तरह इन्होंने कहा कि स्पिरिटेड पार्ट क्या है? स्पिरिटेड पार्ट इमोशंस को, जो इंसान के इमोशंस को डील करता है, वो स्पिरिटेड पार्ट है। ये इंसान के फीलिंग्स के साथ लिंक्ड होता है, इमोशंस के साथ लिंक होता है, इंसान के गुस्से के साथ लिंक्ड होता है। अब इन्होंने कहा कि जिनका रेशनल पार्ट डोमिनेंट होगा वो सबसे कम लोग होंगे, लीस्ट पीपल ये होंगे। जबकि जिनका स्पिरिटेड पार्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा वो सेकंड लार्जेस्ट पीपल होंगे। जबकि जिनका एपिटाइट पार्ट होगा, और जिनका एपिटाइट पार्ट डोमिनेंट है, उनमें ख्वाहिश होगी किस चीज़ की? कि उनके पास मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हो, उनमें सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होगा, उनमें खुराक की लस्ट ज़्यादा होगी, एपिटाइट ज़्यादा होगी इनमें, और ये सबसे ज़्यादा होंगे। अब इन्होंने कहा कि ये जिन में जो इंस्टिंक्ट्स है, पर्सन्स में थ्री इंस्टिंक्ट्स पाए जाते हैं हर पर्सन में, जिनमें से एक डोमिनेंट होता है, बाकी दो डोमिनेंट नहीं होते। अब इसी के बेसिस पे इन्होंने सोसाइटी को थ्री क्लासेस ऑफ पीपल में डिवाइड किया। इंस्टिंक्ट के बेसिस पर इन्होंने थ्री टाइप्स ऑफ क्लासेस बताए, जिनमें से सबसे पहले है रेशनल, जो फिलोसफर किंग वाला है। उसके बाद है एरिस्टोक्रेटिक क्लास या मिलिट्री क्लास, और इसके बाद है वर्किंग क्लास। यानी कि जिसका जो इंटेलेक्चुअल पार्ट ज़्यादा डोमिनेंट होगा वो फिलोसफर किंग होगा। जिनका सेकंड पार्ट, जो स्पिरिटेड पार्ट है, स्पिरिट और करज जिसमें ज़्यादा होगा, उसको अलग कैटेगरी में रखा, जो मिलिट्री या एरिस्टोक्रेटिक क्लास होता है। जबकि जिनमें एपिटाइट और लस्ट का पार्ट ज़्यादा डोमिनेंट होगा वो वर्किंग क्लास होगा। जाहिर है किंग एक ही होता है तो ये सबसे कम लोग होंगे, फिर उसके बाद मिलिट्री या एरिस्टोक्रेटिक क्लास उससे ज़्यादा होंगे, जबकि सबसे ज़्यादा वो लोग होंगे जो किसी काम के नहीं है, और वो वर्किंग क्लास है। ये थ्री क्लासेस इन्होंने बताई थी जो कि इनके इंस्टिंक्ट के बेसिस पर है। और प्लेटो ने ये कहा कि अगर सोसाइटी में सारे लोग अपनी इंस्टिंक्ट के बेसिस पे अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, ये है इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस, और यही होगी एक जस्ट सोसाइटी। अब देखते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू, कि जिनका रैशनल पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है वो दिमाग से सोचते हैं, जबकि जिनमें इमोशन ज़्यादा होता है
वो उनके इमोशंस दिल में होते हैं, जबकि जिनका एपिटाइट ज़्यादा होता है वो बेली पार्ट्स में इंक्लूडेड होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह सोल डिवाइडेड है, इसी तरह बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, जिसमें है ब्रेन है, जिसमें हर्ट है, और जिसमें बेली है। सो ये डिफरेंट रोल्स होंगे डिफरेंट क्लासेस के, जो इन्होंने बताया कि जिसमें जो इंस्टिंक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग। अब ये रोल्स तो हमने तो देख लिया कि जिसमें जो इंस्टिंक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको रोल रोल दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इसमें जो इंस्टिंक्ट है वो कौन सा इंस्टिंक्ट है? आइदर वो फिलोसफर का इंस्टिंक्ट है, आइदर वो मिलिट्री या एरिस्टोक्रेटिक क्लास का इंस्टिंक्ट है, या वर्किंग क्लास का, या उसमें एपिटाइट की ख्वाहिश है, या उसमें इमोशंस है, या वो रेशनली सोचता है। तो इस इंस्टिंक्ट को मालूम करने के लिए प्लेटो ने एक सिस्टम दिया, जिसको हम कहते हैं प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशनल थ्योरी ऑफ प्लेटो। यानी कि ये एजुकेशनल थ्योरी के थ्रू हमें पता चलेगा कि किस पर्सन में इंस्टिंक्ट कौन सा डोमिनेंट है। अब वो क्या है प्लेटो की जो एजुकेशन की थ्योरी है? प्लेटो की एजुकेशन की थ्योरी डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें से थ्री फेजेस प्लेटो ने बता दिए हैं, और ये सारे का सारा इन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक में बताया है। इन्होंने कहा कि एजुकेशन के तीन फेजेस होने चाहिए। सबसे जो फर्स्ट फेज है वो बर्थ से लेकर 20 साल की उम्र तक ये फेज होना चाहिए। और ये फेज फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, ए और बी में। ए पार्ट जो कि बर्थ से लेकर 18 ईयर्स तक है, उसमें से क्या होगा? बर्थ से लेकर 6 साल तक इसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। मतलब जो भी बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को स्टेट ओन्ड मदर्स ट्रेनिंग देंगे। यानी कि ये बच्चा जिसका होगा वो ट्रेनिंग नहीं देंगे, बल्कि स्टेट अपनी मदर्स खुद अपॉइंट करेंगी जो इस बच्चे को ट्रेनिंग देंगे। ये 6 साल तक ये होता है। 6 साल के बाद 7 साल से लेकर 18 साल तक प्रॉपर स्कूलिंग होती है, और इन स्कूलिंग में इन्हें जिम्नास्टिक सिखाया जाता है। जबकि ये जिम्नास्टिक किस लिए होता है? ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के स्पोर्ट्स के लिए होता है। इसी तरह इनको लिटरेचर सिखाया जाता है, म्यूजिक सिखाया जाता है, और डिफरेंट आर्ट के डिफरेंट टेक्निक सिखाए जाते हैं, और स्टेट के पेट्रियाटिज्म सिखाया जाता है टिल 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। और फिर 18 से लेकर 20 साल तक, यानी कि 2 साल आखिरी में मिलिट्री ट्रेनिंग होती है इन बच्चों की। और फिर मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद इनका एक टेस्ट होता है। जो टेस्ट देगा और वो फेल हो गया तो वो क्लास होगा वर्किंग क्लास, जिसको हम लोग आर्टिसंस भी कहते हैं। जबकि जो पास होगा वो प्रमोट होगा सेकंड फेज में। अब यहाँ से तो हमें एक क्लास मिल गई जो वर्किंग क्लास है। इसी तरह सेकंड फेज में फिर क्या होगा? जो नेक्स्ट फेज में जाएगा, नेक्स्ट फेज होगा एज 20 से लेकर 35 तक। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट एज बताई गई है, लेकिन एट द मूवमेंट हम लोग ये देखते हैं कि मेजरली वो थ्री फेजेस में है, और वो इसके अराउंड ही है 20 से लेकर 35 ईयर्स। अब 20 से लेकर 35 ईयर्स भी डिवाइडेड है टू में, ए में और बी में। जो ए में 20 से 30 ईयर्स तक एज है, ये लोग क्या करते हैं? यहाँ पर इनको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती है, डायलेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये डिस्कशन के फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं, यानी कि डिस्कशन होती है, प्रैक्टिकल वर्क होता है इसमें। इसके बाद जब 30 साल हो जाए, फिर 30 से लेकर 35 साल तक इन्हीं चीज़ों के एडवांस लेवल सिखाए जाते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो डायलेक्ट्स हो। इनकी एडवांस स्टडी कराई जाती है। यानी कि फेज टू में इनको ये सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, जिसमें लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी, डायलेक्ट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। अब सेकंड फेज के आखिर में, यानी कि 20 साल से लेकर 35 साल तक इन्होंने स्टडी की फॉर 50 ईयर्स। उसके बाद इनका एक दोबारा एक और टेस्ट होता है। अब इस टेस्ट में फिर से जो पास होंगे वो तो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, लेकिन जो फेल होंगे वो बनेंगे मिलिट्री क्लास या ऑक्सिलरी क्लास, वो बनेंगे। यहाँ से हमें अपना सेकंड क्लास मिला, जो प्लेटो ने बताया था, सेकंड क्लास मिला। और जो पास हो जाते हैं वो थर्ड फेज में चले जाते हैं, और थर्ड फेज है एज 35 से लेकर 50 ईयर्स तक। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म्स में होती है। और वो क्यों प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में होती है? क्योंकि हमें चाहिए एक बंदा
जो फिलोसफर किंग बनेगा, जो रूलर बनेगा, जो सोसाइटी और स्टेट को सही चलाएगा और जो बहुत ही काबिल होगा, होशियार होगा। तो इसीलिए इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। और इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस चीज़ में दी जाती है? एडवांस लॉजिक्स में, एडवांस मैथमेटिक्स में और एडवांस फिलोसफी में। जब ये सारी चीज़ों में एडवांस होंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा, उसका थिंकिंग क्वालिटी, उसका अपर सेक्शन बहुत ही डेवलप्ड होगा। देयरफॉर वो फिलोसफर किंग बनेगा। इसके बाद फिर क्या होगा? इसी 35 से लेकर 50 साल में जब कोई रूलर बनेगा, वो रूलर जो फिलहाल अभी स्टूडेंट है और थर्ड फेज में है, वो किसी एग्जिस्टिंग रूलर के साथ उनको अटैचमेंट दी जाएगी ताकि वो प्रैक्टिकली फर्दर भी चीज़ें सीखे। अब यहाँ पर देखिए, पिछले 2 फेजेस में तो एग्जाम्स हो जाते थे, इस फेज में एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम इसलिए नहीं होते कि इसके बाद नेक्स्ट कोई फेज नहीं होता। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पर तो मल्टीपल स्टूडेंट्स आएंगे, मल्टीपल सिटीजन्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, पहले फेज में 50 थे, करते करते लास्ट फेज में 10 लोग आ गए। अब फिलोसफर किंग तो एक ही बनेगा। जो फिलोसफर किंग बनेगा, इन 10 में से एक फिलोसफर किंग बनेगा, जबकि बाकी रिमेनिंग होंगे वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास यानी कि रूलर्स का क्लास होगा। इसमें से एक होगा फिलोसफर किंग। इस तरह इन्होंने कहा कि जो इंस्टिंक्ट्स होंगे, जिनमें जो इंस्टिंक्ट डोमिनेंट होगा, वो सोसाइटी का वही क्लास बनेगा। तो इन्होंने किस तरह ये बताया? इन्होंने अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू बताया। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या इनकी एजुकेशन की थ्योरी ये प्रैक्टिकल थी? आंसर इज नो। प्लेटो ने जितनी भी चीज़ें बताई ये सारी की सारी यूटोपियन थी। ये इन्होंने सिर्फ आइडियाज दिए और रियलिटी में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। फर्दर चलते हैं कि प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम, इसके जो फीचर्स हैं वो कौन से हैं। अच्छा, 10% में से कैसे सिलेक्शन हो जाएगी? देखिए, इसमें कोई एग्जाम्स नहीं, कुछ बुक्स में ये लिखा है कि एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स में जो पास हो जाएंगे वो होगा फिलोसफर किंग और बाकी होंगे रूलर्स। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि ये सारे के सारे क्वालिफाइड है। इनमें से किसी एक जिसकी जो एनालिसिस है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, या इनमें से कोई एक भी इसको फिलोसफर किंग बनाएगा। बाकी जो होंगे ये भी वही लोग होंगे जो इसके कैपेबल है कि वो रेशनल थिंकिंग करे, और ये लोग असिस्ट करेंगे किंग को। जो किंग होगा वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसको असिस्ट करेंगे ये लोग। देयरफॉर इसके रिलेटेड कोई प्रॉपर एग्जाम सिस्टम नहीं था। अब डिटेल में इसका क्लियर नहीं है कि वाकई इसका एग्जाम होता था या नहीं होता था, लेकिन अप टू माई इंफॉर्मेशन कोई एग्जाम नहीं था। जितने भी लोग पास हो जाते हैं ये सारे के सारे एरिस्टोक्रेटिक क्लास में हैं। फिलोसफर किंग इनमें से एक होगा, और वो कौन होगा? जिनकी सबसे ज्यादा ये कैपेबिलिटीज होगी। बाकी फ्यूचर में भी हो सकते हैं। इसके बाद है फीचर्स ऑफ प्लेटोज एजुकेशन सिस्टम। अब प्लेटोज का एजुकेशन सिस्टम, इसके फीचर्स कौन से हैं? फीचर्स, इसमें इस पर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, देयरफॉर ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो खुद भी हम गेस कर सकते हैं लेकिन हम देखते हैं जो 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। इनका जो एजुकेशन सिस्टम है ये होगा स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम। ये फ्री एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा कि कोई भी आके कुछ भी पढ़े, जिस तरह सोफिस्ट करते थे। क्योंकि प्लेटो के टीचर सोफिस्ट थे, और सॉरी, प्लेटो के टीचर सुक्रेटिस थे, और सुक्रेटिस सोफिस्ट के अगेंस्ट थे, जिसमें फ्री एजुकेशन था, इलीट लोग वो पढ़ते थे। प्लेटो वाज अगेंस्ट दैट, इसलिए इन्होंने कहा कि स्टेट कंट्रोल जब एजुकेशन होगा तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो भी स्टेट खुद ही बनाएगा। फिलोसफर किंग हो, चाहे रूलर्स हो, चाहे आर्टिसंस हो, ये सारे के सारे गवर्नमेंट खुद बनाएगा। इसके साथ साथ जो प्लेटो का एजुकेशन है, ये एजुकेशन कंपलसरी था सब पर, कि जितने भी सिटीजन्स होंगे सब ने ये एजुकेशन करना होगा, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट फेमिनिस्ट है वो प्लेटो को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फर्स्ट फेमिनिस्ट कौन होगा? फर्स्ट फेमिनिस्ट वाज प्लेटो। पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में, जेंडर स्टडीज के कंटेक्स्ट में नहीं, फिलोसफी के कंटेक्स्ट में क्योंकि इन्होंने फर्स्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये कहा कि एजुकेशन मैंडेटरी है,
फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। फिर इसके बाद एक कोट है प्लेटो के, वो है कि नॉलेज एक्वायर्ड अंडर कंपल्शन हैज नो होल्ड इन द माइंड। इसके बाद कि इसकी मीनिंग क्या है, मीन्स दैट एजुकेशन शुड बी मेड अ सॉर्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड इट मस्ट नॉट बी फोर्स्ड। प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम था वो प्रैक्टिकल था, वो सिर्फ रिटन फॉर्म में नहीं था कि जो कुछ भी है पढ़ो रट्टे लगाओ, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने इसलिए किया कि ये अम्यूजमेंट के पर्पस के लिए हो, ये फोर्स नहीं हो। जितने भी लोग पढ़े वो शौक से पढ़े और वो शौक से इसका हिस्सा बने। जब हम फोर्स करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा को कौन सा बंदा किस पार्ट में फॉल करेगा, किसका इंस्टिंक्ट डोमिनेंट है, कौन सा इंस्टिंक्ट फला पर्सन में डोमिनेंट है। ये है हमारे प्लेटो की एजुकेशन की थ्योरी। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अब ये प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या है। प्लेटो की जो कम्युनिज्म की थ्योरी है, सबसे पहले ये समझे कि ये थ्योरी मॉडर्न वर्ल्ड की जो कम्युनिज्म है वो नहीं है। प्लेटोस कम्युनिज्म वाज फॉर डिफरेंट देन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म इन द 21st सेंचुरी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये कम्युनिज्म डिफरेंट है। कैसा डिफरेंट है? जो प्रेजेंट कम्युनिज्म है उसके अकॉर्डिंग ये है कि एवरीवन शुड हैव एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड बाय इन इकोनॉमी। यानी कि जितने भी लोग हैं सबका इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में और इकोनॉमी में। जबकि प्लेटो का कम्युनिज्म की थ्योरी है वो इसके रिलेटेड नहीं है। प्लेटो की जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म की थ्योरी है वो डिफरेंट है, और वो सिर्फ और सिर्फ दो ही क्लासेस के लिए है, पर दो क्लासेस। एक है रूलिंग क्लास, जो फिलोसफर किंग है वो भी रूलिंग क्लास से ही है, और एक है आर्टिसंस जिसमें मिलिट्री है। इन दो क्लासेस पे सिर्फ और सिर्फ प्लेटो की कम्युनिज्म की थ्योरी अप्लाई होती है। क्यों इन दो क्लासेस पे सिर्फ अप्लाई होती है? उसका रीजन है, जब हम प्लेटो की कम्युनिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद मैं ये रीजन बताऊंगा कि क्यों ये सिर्फ अपर क्लासेस पर ही अप्लाई होती है जबकि लोअर क्लास पे अप्लाई नहीं होती। ओके जी। इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि जो रूलिंग क्लास में 10 पर्सन हैं, अब उनमें से एक तो होगा फिलोसफर किंग, जो रिमेनिंग होंगे वो भी होंगे फ्यूचर में जाके वो फिलोसफर किंग्स बन जाएंगे। अब जो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है वो अप्लाई होगी किस पर? एक तो फिलोसफर किंग्स पर अप्लाई होती है जो रूलिंग क्लास है, और इसके साथ साथ जो हमारे मिलिट्री क्लास है इन पर भी ये अप्लाई होती है। अब इनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में है क्या, ये जब हम देखेंगे तो उसके बाद हमें समझ आ जाएगी कि ये क्यों इन दो क्लासेस पर सिर्फ इम्प्लीमेंट होती है और क्यों इन पर ही अप्लाई होती है। प्लेटो के अकॉर्डिंग प्लेटो ये कहते हैं कि दो चीजें होती है, एक है पर्सनल प्रॉपर्टी और एक है वाइव्स। ये दो चीजें करप्शन के जड़ होती है। अगर ये दो चीजें नहीं हो तो कोई भी करप्शन नहीं करेगा। तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है और वाइव्स है, ये करप्शन करवाती है, यही सोर्सेज है करप्शन की। इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, ये फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। एक पार्ट है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स या फैमिली, सेकंड पार्ट है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। अब कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स या फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर आप सिंपली ये समझे कि कम्युनिज्म बाय प्लेटो मींस कॉमन। कॉमन, COMMON। इन्होंने कहा कि कॉमन वाइफ्स और कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अपर टू क्लासेस के लोग हैं, ये लोग ना प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं और ना ही फैमिली को ओन कर सकते हैं, ना ही वाइफ्स को ओन कर सकते हैं। ये इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कॉमन होगी, और इनकी जो वाइफ्स होंगे वो भी कॉमन होंगे। इनकी पर्सनल कुछ नहीं होगी। पर्सनल आ गई तो मतलब ये करप्शन के तरफ ले जाएगा। तो पर्सनल कुछ इनका नहीं होगा, ना प्रॉपर्टी होगी, ना इनकी बीवियां होगी। कॉमन मीन्स के सबके शरीक होंगे। कॉमन जस्ट सिंपल वर्ड है कि आम। अब आम में क्या कॉमन वाइस, क्या मतलब कॉमन प्रॉपर्टी, क्या मतलब, ये हम लोग देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि कॉमन क्या है। प्लेटो ने कहा कि जो फिलोसफर किंग है उसकी कोई पर्सनल वाइफ नहीं होगी, जबकि इनकी कॉमन वाइफ होगी, यानी कि वो किसी और किंग की भी हो सकती है,
किसी और रूलर की भी हो सकती है, फ्यूचर में तुम्हारी भी हो सकती है। और इसी तरह प्रॉपर्टी की भी इन्होंने यही बात की। अब पहले हम देखते हैं कि कॉमन वॉइस इनका क्या मतलब है। कॉमन वॉइस ये कि प्लेटो ने कहा कि जो अपर टू क्लासेस है, इन लोगों की प्राइवेट फैमिली नहीं होगी, ये अलाउ नहीं होंगे शादी करने को। फर्दर, ये अलाउ नहीं होंगे कि अपना पार्टनर चूज कर सके, लेकिन इनको थोड़ी बहुत इजाजत है कि वो अपनी सिमिलर के मेंटल कैपेबिलिटीज जिनके है, उसके मेंटल कैपेबिलिटी की किसी फीमेल को पार्टनर बना सकती है, जस्ट फॉर सम टाइम। सिर्फ मेटिंग के लिए, जो अपने सेक्सुअल डिजायर्स है वो पूरे करने के लिए वो उस पार्टनर को सिलेक्ट कर सकती है, बट नॉट फॉर एवर, नॉट पर्सनल। इसको इन्होंने कहा कि अगर कोई फॉर सम टाइम है तो इट मीन्स वो कॉमन है, उसको कोई और किंग भी अपनी वाइफ बना सकती है। इसके बाद अगर वो वुमेन इन इस किंग के साथ, जो फिलोसफर किंग है, इसके साथ मैटिंग कर लेती है, उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर इसको इस किंग से सेपरेट कर दी जाती है। क्यों सेपरेट कर दी जाती है, उसका रीज़न ये है कि प्लेटो ने ये बताया कि अगर कोई फैमिली में इन्वॉल्व होगा तो वो स्टेट अफेयर्स में फोकस नहीं करेगा, और जो स्टेट अफेयर्स में फोकस नहीं करेगा तो स्टेट नहीं चलेगा। इसलिए इनको पर्सनल फैमिली नहीं देंगे, प्राइवेट फैमिली नहीं देंगे। जो फिलोसफर किंग होगा वो शादी नहीं करेगा। तो इसकी जो सेक्सुअल डिजायर है उसको पूरी करने के लिए वो अपनी इक्वल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई वुमेन को फॉर सम टाइम पार्टनर बना सकता है। और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उस वाइफ को, उस पार्टनर को सेपरेट कर दी जाएगी। अब उसके बाद वो प्रेग्नेंट तो हो गई, इन केस अगर उसका बच्चा हो गया तो वो बच्चा किधर जाएगा, वो स्टेट ओन्ड मदर के पास जाएगा। स्टेट के अपने मदर्स होंगे, वो जाके उनको बड़े करेंगे। और क्योंकि ये किंग का बच्चा है और इसकी जो मदर है वो भी सिमिलर कैपेबिलिटीज में ही है, तो डेफिनेटली वो बच्चा अच्छा होगा, ये फ्यूचर में जाके किंग बन सकता है। इसलिए इसको स्टेट ओन मदर ही संभालेगी। इसके बाद जो कॉमन प्रॉपर्टी के रिलेटेड इन्होंने बताया कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कि ये जो किंग्स होंगे, रूलर्स होंगे या मिलिट्री क्लासेस होंगे, इसके जो लोग हैं इनको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। इनको सिर्फ सैलरी दी जाएगी, और इनको वो इतने ही पैसे देंगे जिससे वो सिर्फ अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सके। गुजर गुजर बसर के साथ साथ बाकी इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी आ जाए तो उसमें लस्ट आ जाएगी, और तब वो स्टेट अफेयर्स को खराब करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्निंग क्लास के लिए है। इसी को ये कहते हैं कि ये है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। और ये गवर्निंग क्लास के लिए ही है, और गवर्निंग कौन करते हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम होता है। इसीलिए कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को पॉलिटिकल कम्युनिज्म भी कहते हैं। अब ये पर्पस क्या था, इन सब का पर्पस ये था कि रूलिंग क्लास सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अफेयर्स पे फोकस करे, स्टेट के इंटरेस्ट पे फोकस करे, इनके अपने इंटरेस्ट नहीं हो। क्योंकि अगर इनके बच्चे हो गए तो वो अपने बच्चे का सोचेंगे, और बच्चे का सोचेंगे तो वो ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा करेंगे, और स्टेट के अफेयर्स में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली को टाइम देंगे। जिसकी वजह से स्टेट इंस्टेबिलिटी में आ जाएगा, और वही सिस्टम होगा जो इससे पहले होगा। तो ये प्लेटो की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, जिसमें दो पार्ट्स थे, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। और ये है कॉमन, सिर्फ ये इनका नाम है कि कॉमन वाइव्स एंड कॉमन प्रॉपर्टी, विच मीन्स के दे विल नॉट ओन प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे विल नॉट ओन प्राइवेट फैमिली। इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी कॉमन होगी, या इनके वो उनकी सिर्फ नहीं होगी। अगर वो किसी घर में रहते हैं तो वो घर सिर्फ तब तक इनका है जब तक वो है, और वो जब वो नहीं होंगे तो वो प्रॉपर्टी भी उसकी नहीं होगी। इसके बाद है कि प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिज्म भी कहते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब है फीचर्स ऑफ प्लेटोज कम्युनिज्म। इसके फीचर्स कौन से हैं वो देखते हैं। नंबर वन, हाफ कम्युनिज्म। ये है हाफ कम्युनिज्म। देखिए, कंप्लीट कम्युनिज्म नहीं है। कंप्लीट कम्युनिज्म क्यों नहीं है, इन्होंने इनका जो कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो सिर्फ अपर टू क्लासेस पर अप्लाई होती है, जो किंग या गार्डियन होते हैं, और जो सेकंड क्लास है वो वॉरियर्स के होते हैं। जबकि जो थर्ड क्लास है, वर्किंग क्लास, उन पे अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट इसकी जो फीचर है वो है फ्री ट्रेड का। और फ्री ट्रेड
क्यों कि फ्री ट्रेड ये है कि इट बूस्ट स्टेट्स इकोनॉमी, और इसके बाद स्टेबिलिटी से क्रिएट होगी, और इसके बाद जस्टिस भी होगा। इन्होंने कहा कि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो स्टेट में जस्टिस भी होगा। एंड अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जस्टिस क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लेटोज एलिगोरी ऑफ केव, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।